नमस्ते बेटा जी। और बताइएगा कि हालचाल आप लोगों के। देखो बेटा, कल हमने इस चैप्टर का बेस पढ़ लिया था और अच्छे से पढ़ा था हमने। जिसने इस चैप्टर की क्लास पहली क्लास नहीं ली, पहली और दूसरी दूसरी में तो बेटा पर थी 5.1, ठीक है, पार्ट 2 में। आज पढ़ रहे हैं हम पार्ट संख्या 3, ठीक है भाई। इसमें हम प्रश्नावली 5.1 कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में एक और क्लास आएगी जिसमें हम उदाहरण भी करेंगे, इसके एग्जाम्पल है वो भी करेंगे, ठीक है भाई। बड़े आगे देखो, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं। अपने उत्तरों के लिए कारण भी दीजिए। देखो देखिए, बोला है एक बिंदु से होकर, कितने बिंदु है बेटा, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। ये बोल रहा है आपके सामने कोई एक बिंदु है, आपके सामने कोई एक बिंदु है, इससे होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, ये ऐसे बोल रहा है। लेकिन देखो देखिए, आपको पता है बेटा, एक बिंदु से होकर देखो, ये भी इस बिंदु से होकर जा रही है रेखा, आपको पता है। ये रेखा भी इस बिंदु से होकर जा रही है, ये रेखा भी इस बिंदु से होकर जा रही है, ये रेखा भी इस बिंदु से होकर जा रही है। भाई जा रही है, देख सकते हो आप। तो इसका मतलब एक बिंदु से होकर केवल एक रेखा नहीं जा सकती, नहीं जाती, मतलब अनंत रेखाएं जा सकती है भाई। आगे बात में बेटा, एक चौराया है, उससे आप कितनी भी सड़कें निकाल सकते हो, ठीक है भाई। कहने का मतलब ये है। तो एक बिंदु से होकर, इसने बोला है एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा गुजर सकती है, नहीं भाई। क्यों? क्योंकि एक बिंदु से होकर आप कितनी रेखा गुजर सकते हैं बेटा, अनंत। एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं गुजरी जा सकती है, ठीक है भाई। हाँ, दूसरा, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्यक रेखा, असंख्य का मतलब अनंत ही होता है बेटा। अब ये बोल रहा है दो भिन्न बिंदु है, दो कौन से बिंदु है बेटा, भिन्न बिंदु है। मान लेते एक बिंदु ये और ये एक बिंदु ये, एक मान लेते P है और दूसरा बिंदु Q है। अब ये बोल रहा है दो बिंदुओं से होकर अनंत रेखा जा सकती है। बेटा दो बिंदुओं से होकर, बेटा दो बिंदुओं से होकर केवल एक ही तो रेखा जा सकती है। देखो बेटा, आप मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लेते ये आपका फार्म हाउस है और ये मान लेते स्कूल है, चलो स्कूल का उदाहरण दे लेते हैं। जैसे मान लेते बेटा आपका ये हाउस है, घर है, और ये आपकी स्कूल है। आगे बात में, हाँ, सीधा शॉर्टकट रास्ता यहाँ से, स्कूल से शॉर्ट, घर से शॉर्टकट रास्ता स्कूल तक जाना है, तो एक ही रास्ता जा सकता है, एक ही रास्ता जा सकता है। ऐसे तो नहीं है एक रास्ते के ऊपर दूसरा रास्ता बना हुआ है, क्या हो सकता है क्या? हाँ भाई, आपकी घर है और या आपकी स्कूल है, यहाँ से आपको बिल्कुल सीधा शॉर्टकट रास्ता चाहिए, तो वो एक ही रास्ता आ सकता है। हाँ, ऐसे घूम के ऊपर से थोड़ी आ सकता है, तो ये रेखा नहीं कहलाएगी, फिर ये तो ब्रिज हो जाएगा। कोई सोच ले भाई, स्कूल से, घर से स्कूल जाना है तो सीधा शॉर्टकट रास्ता है, तो एक ही रास्ता हो सकता है, रास्ते के ऊपर रास्ता थोड़ी हो सकता है। कोई ज़्यादा दिमाग लगाएगा कि आप पुलिया बना दे, तो ये पुलिया बेटा बना सकते हो, लेकिन ये रेखा नहीं कहलाएगी। आगे बात में, दो रास्ते बना सकते हो, एक तो नीचे वाला है एक ऊपर वाला, लेकिन ऊपर वाला रास्ता रेखा नहीं कहलाएगी, ठीक है। तो इसलिए बेटा आपने अभिगति यूक्लिड की, देखो पे आपने दूसरी अभिगति पढ़ी आपने। हाँ, पहले उदाहरण देखो, यूक्लिड ने पहले उदाहरण दी थी एक बिंदु से अन्य बिंदु तक, मतलब एक बिंदु तो आपका हो गया ये हाउस, दूसरा बिंदु हो गया आपकी ये स्कूल। एक बिंदु से अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। कितनी रेखा खींची जा सकती है बेटा? एक सीधी रेखा, केवल एक रेखा खींची जा सकती है, देखो एक रेखा। आगे बात में, इस बिंदु से लेकर इन दो बिंदुओं से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। लेकिन इसने क्या बोला है आपके सामने, इसने बोला है भाई ये पहले वाला तो असत्य हो गया भाई, असत्य हो गया। देखो लिख भी देते हैं, लिखा नहीं, पहले वाला असत्य होगा, क्योंकि एक बिंदु से आप अनंत रेखा गुजार सकते हो, ठीक है।
हाँ, दूसरा वाला ये बोल रहा है दो बिंदुओं से अनंत रेखा जा सकती है। तो ये भी क्या हो गया बेटा, असत्य हो गया। ये भी क्या हो गया बेटा, असत्य हो गया, फॉल्स हो गया ना। क्यों हो गया बेटा, क्योंकि अभिधारणा, यूक्लिड की जो अभिधारणा है, 5.1 अभिधारणा है, या पहली अभिधारणा बोल दो आप, ठीक है। यूक्लिड की जो पहली अभिधारणा है, यूक्लिड की जो पहली अभिधारणा है, वो ये बताती है दो बिंदुओं से होकर केवल एक ही रेखा गुजर सकती है, ना कि अनंत। ठीक है भाई। हाँ, एक शांत रेखा को दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। एक शांत रेखा है बेटा, इसको आप दोनों ओर से, जैसे मान लेते हैं आपके सामने एक शांत रेखा है, ठीक है। इसको आप दोनों ओर से, देखो इस साइड में भी आप इसको अनंत तक बढ़ा सकते हो, बढ़ा सकते हो, और इस साइड में भी इसको आप अनंत तक बढ़ा सकते हो। तो ये तो बात सही है। और ये क्यों बात सही है, देखो इसकी अवधारणा देखो दूसरी, देखो इसने बताया था, दूसरा कथन बताया था बेटा, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब जो रुकी हुई रेखा है, इसको आप अनंत तक आगे तक बढ़ा सकते हो, पीछे तक आप अनंत तक बढ़ा सकते हो। ये हमने बेस में पढ़ा था, आपको पता हो तो, ठीक है। हाँ, देखो आगे, तो ये बेटा क्या हो जाएगा बेटा, सत्य हो जाएगा। ये आपके सामने सत्य हो जाएगा। क्यों सत्य है, क्योंकि ये अभिधारणा ओके अनुकूल है। यहाँ पे तो विरुद्ध है ना भाई, यहाँ पे अनुकूल है। ठीक है भाई, आगे चले, चले आगे। देखो अगला सवाल देखो, यदि दो वर्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती है। जाहिर सी बात है, दो वर्त कब बराबर होते हैं, जाहिर सी बात है। देखो मैं आपके सामने एक केंद्र ले लिया, केंद्र ले लिया, यहाँ से मैंने एक आर त्रिज्या ली और एक वर्त बना दिया, बना दिया आपके सामने, ठीक है भाई। हाँ, तो बताओ इसी के अंदर से, और यही त्रिज्या ले ली मैंने, पहले 5 सेमी ली थी, अब भी मैं 5 सेमी ले रहा हूँ, फिर से मैंने एक वर्त बना दिया। तो बताओ, जब दो त्रिज्या बराबर होती हैं तो दोनों वर्त भी क्या होंगे, बराबर होंगे, जाहिर सी बात है। तो इसका मतलब, अब इसने उल्टा बोला है, दो वर्त बराबर है, इसका मतलब दोनों त्रिज्याएं बराबर होगी। भाई बराबर वर्त है, इसका मतलब उसकी त्रिज्या बराबर रही होगी, तभी तो बराबर वर्त होंगे। जिस मान लेते बेटा, एक वर्त तो आपने ये बनाया है और एक वर्त आपने ये बनाया है, एक वर्त आपने ये बनाया है, क्या ये दोनों वर्त बराबर है, क्या नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि बेटा इनकी त्रिज्या बराबर नहीं है। इसका मतलब बराबर वर्त कम होंगे जब त्रिज्या बराबर होगी। तो इसलिए देखो, देखिए इसकी अवधारणा देखो, शायद चौथी अवधारणा है, वो बोलता है, देखो ये प्रति चार, देखो आप, इसने बोला है वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती है, संपाती है तो वे एक दूसरे के बराबर होती है। संपाती का मतलब समझते हो बेटा, संपाती का मतलब समझते हो, एक वस्तु दूसरे के ऊपर बिल्कुल फिट है। आगे बात में मैंने संपाती का उदाहरण दिया था, ये है, दोनों पेन क्या है, एक सारी है, दोनों सेम ही है, जुड़वा बाई है, इनको ऊपर एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो ये एक दूसरे को ये पूर्णतः ढक लेते हैं, ठीक है। जिनका आकार आकार रंग रूप वगैरह, ठीक है, सब कुछ सेम हो, वो क्या होते हैं, संपाती होते हैं। अगली बात में, तो आपने देखा है एक वर्त दूसरे वर्त के ऊपर क्या है, बिल्कुल अध्यारोपित है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है, संपाती है। जब संपाती है तो इसने हो गया भाई अभिगर्ती, विगर्ती, ठीक है। हाँ, बी, कौन सी है बेटा, चार। चौथा कथन है यूक्लिड का, जिसकी अभिधारणा है बेटा चार, चार है। वो बताती है बेटा कि दो वर्त अगर संपाती है, बराबर का मतलब संपाती है, तो उनकी त्रिज्याएं क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है भाई। तो इसलिए बेटा ये क्या हो जाएगा बेटा, सत्य है। हाँ, अब इसने बोला है एक ए किसके बराबर है, ए ए बी किसके बराबर है बेटा, पी क्यू के बराबर है।
और पी क्यू किसके बराबर है बेटा, एक्स वाई के। यही तो बोला है। देखो ए बी किसके बराबर है बेटा, ए बी पी क्यू के बराबर है, और पी क्यू किसके बराबर है, एक्स वाई के। इसका मतलब ये तीनों बराबर हो गए। भाई मान लेते हैं पी क्यू 5 मान लेते हैं, इसका मतलब ए बी भी कितना होगा, 5 होगा, और ये भी कितना होगा, एक्स वाई भी कितना होगा, 5 होगा। तो जाहिर सी बात है बेटा, जाहिर सी बात है, हाँ देखो जाहिर सी बात है, जो ए बी है वो एक्स वाई के भी क्या होगा, बराबर होगा। ए बी किसके बराबर होगा बेटा, एक्स वाई के। और ये कथन हमें कहाँ से पता चलता है बेटा, देखो ये दो वस्तुएं, दो वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, दो वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो। तो आपने देखा है जो पी क्यू आ रहा था वो ए बी के बराबर आ रहा था। चलो आप ऐसे देख लो इसको, जो ए बी है वो अभी देखा था हमने, ए बी है जो पी क्यू के बराबर आ रहा था, और आपको पता है एक्स वाई भी है, वो भी किसके बराबर आ रहा था, पी क्यू के। मतलब आपके सामने ये दो वस्तुएं, एक तो ए बी है और एक एक्स वाई है। तो इसने ये बोला है दो वस्तुएं जो, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, वे वस्तुएं, ये वस्तु इसके भी बराबर है, ये वस्तु इसके भी बराबर है, दो वस्तुएं ले लो, तीन ले लो आगे बस में। तो इसका मतलब दो वस्तुएं हैं जो एक ही वस्तु के बराबर हैं, तो वह एक दूसरे के भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के भी क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। तो यही तो बात बोल रहे हैं, ठीक है, यही तो बात है भाई, ठीक है। तो ये अभिव्यक्ति कौन सी आई बेटा, पहली। तो बात है बेटा, देखो आप यहाँ पे जो ए बी है वो पी क्यू के बराबर है। देखो ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के। और एक्स वाई भी है, जो एक्स वाई है वो किसके बराबर है, पी क्यू के। आगे बात समझ में। तो आप देख सकते हो बराबर के इधर ये दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब है ए बी किसके बराबर हो जाएगा बेटा, एक्स वाई के। और ये अभिव्यक्ति एक के अनुसार हुआ है। की बात में अभिव्यक्ति एक के अनुसार हुआ, इसलिए ये क्या हो गया बेटा, सत्य हो गया। ठीक है भाई, सही तो बात कह रहा है। आगे चले, देखो आगे चलते हैं। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, आपको निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। आपके जो आपके सामने ये जो पॉइंट दे रखी इनकी परिभाषा देनी है। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद भी है, इनके पद भी है जिनको परिभाषित करने की आवश्यकता है, वे क्या है और आप इन्हें कैसे परिभाषित करेंगे। जैसे बेटा आपके सामने है, जैसे आपको बोल दे त्रिभुज को परिभाषित करो, त्रिभुज को परिभाषित करो, तो आप क्या बोलोगे, तीन रेखाखंडों से मिलकर बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब इसके कुछ पद भी होंगे, देखो इसने बोला है ना, क्या इसके लिए कुछ ऐसे पद भी हैं जिन्हें हम परिभाषित कर सकते हैं क्या। हाँ पद है बेटा, देखो एक तो ये पद है रेखाखंड, दूसरा इसमें कोण आ रहा है, आ रहा है, तीसरा इसमें शीर्ष आ रहा है। तो इसके तीन पद हो गए ना भाई, तीन पद हो गए, इसलिए हम इसके पदों को भी हम क्या करेंगे, परिभाषित करेंगे। अब देखो पहले तो इसने समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाओं को आपको परिभाषित करना है। मैंने आपको जब बेस पढ़ाया था, डिटेल में आपको समांतर रेखाएं पढ़ाया था। देखो देखिए पहली परिभाषा, पहली परिभाषा क्या कहती है, ये दो रेखाएं, वे दो, वे रेखाएं, जरूरी नहीं दो ही हो, वे रेखाएं जिनको, वे रेखाएं जिनको दोनों ओर से, जिनको दोनों ओर से बढ़ाने पर कभी भी, कभी भी एक दूसरे को, एक दूसरे को नहीं काटती हो,
तो वे रेखाएं आपस में समांतर रेखाएं कहलाती है। समांतर रेखाएं भाई पैरेलल लाइन रेखाएं कहलाती। आगे बात में देखो देखिए, ये आपकी दूसरी क्लास की परिभाषा है। तो इसका मतलब ये है, आपके सामने दो रेखाएं हैं, जैसे मैंने एक रेखा तो ये बना दी, दूसरी रेखा ये बना दी। ठीक है, ये दो रेखाएं, दो ले लो तीन ले लो, आगे बात में तीन रेखाएं बना लो, कोई दिक्कत नहीं, कितनी भी रेखा बना सकते हो। इनको अनंत पर बढ़ाने पर, इसको भी आप अनंत तक बढ़ा दो, इधर भी आप सात समुंदर ले दो, ठीक है, इसको भी ले जाओ। तो इनको आगे तक, हाँ दोनों ओर, उधर भी बढ़ाना है और इधर भी बढ़ाना है, आगे बात में। तो इनको अनंत तक बढ़ाने पर अगर ये एक दूसरे को नहीं काटती हैं, तो ये रेखाएं क्या कहलाती है बेटा? समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ये बेटा इसकी पहली परिभाषा होगी, जो थर्ड क्लास परिभाषा है, क्योंकि आप किसी रेखा को अनंत तक बढ़ा ही नहीं सकते। क्यों? आपका जीवन काल ये 60-70 साल है, ये इसको आप बढ़ाने लग गए, पूरे 7 जन्म लोगे तब भी ये रेखाएं आपसे नहीं बढ़ पाएगी। ठीक है, क्यों? अनंत तो बहुत हो जाता है। अनंत, किसी रेखा को अनंत तक बढ़ाना है तो अनंत बार ही आपको जीवन काल लेना पड़ेगा। ठीक है, और आपको भी पता है, हम इतने कांड कर चुके हैं कि आपको दूसरा जीवन संभव ही नहीं है आपको मिलना है। हाँ? देखो देखिए, तो बेटा, हाँ पहली परिभाषा ये है, वे रेखाएं जिनको दोनों ओर से बढ़ाने पर कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, तो वे रेखाएं आपस में समांतर रेखाएं कहलाती है। अब आप इसको नोट कर लो, दूसरी भी परिभाषा लिखवानी मेरे को। ठीक है, रब कर दूं मैं? देखो दूसरी परिभाषा क्या कहती है आपके सामने। हाँ, दूसरी परिभाषा क्या कहती है? यदि 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 बीच की दूरी, यदि रेखाओं की की दूरी, यदि रेखाओं की बीच की दूरी सब जगह सब जगह बराबर हो, तो वे रेखाएं तो हो तो वे रेखाएं आपस में समांतर रेखाएं कहलाती हैं। आपको किसी रेखा को अनंत तक बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, आपको पता करना ही ये समांतर रेखाएं है या नहीं है, और ये दोनों आपस में समांतर रेखाएं है या नहीं है। तो आपको दूसरा जन्म लेने की भी आवश्यकता नहीं है, इस जन्म में काम हो जाएगा एक पल में। तो इसको आप अनंत तक बढ़ा के, एक तो आपके पास में पहला हथियार है, इसको अनंत तक बढ़ा लो, इसको भी अनंत तक बढ़ा लो, इधर भी बढ़ा लो। फिर देखो आप, ये कट रही है नहीं कट रही है, अगर कट रही है तो समांतर नहीं होगी, नहीं कट रही है तो समांतर हो जाएगी। तो ऐसे आप बढ़ा नहीं सकते, तो इसलिए आप क्या नापोगे? इसकी बीच की दूरी, ये दूरी और ये दूरी, इन रेखाओं की आप बीच की दूरी अगर बराबर है, मान लेते हैं इसकी भी दूरी h है और इसकी भी दूरी कितनी है? h है, दोनों बीच की दूरी बराबर आ जाए, तो ये रेखाएं आपस में क्या कहलाती है बेटा? समांतर रेखाएं कहलाती है। ठीक है, नोट कर लिया जाए। देखो दी अगली परिभाषा, देखो मैं तीन परिभाषा बताता हूँ, वैसे तो मैंने बता दिया, इस चैप्टर का बेस करवाया था। ठीक है भाई, जाके देखना चाहिए। हाँ, अब देखो देखिए, तीसरा, यदि रेखाओं पर एक तिर्यक रेखा, एक तिर्यक रेखा
खींचने एक ही और एक ही और बने अंतःकोणों का योग बने अंतःकोणों का योग यदि 180 डिग्री हो, यदि 180 डिग्री हो तो वे रेखाएं वे रेखाएं आपस में वे रेखाएं आपस में समांतर रेखाएं कहलाती हैं। समांतर रेखाएं कहलाती ये और भी काम आसान हो जाता है बेटा। आपको पता करना है ये रेखाएं समांतर है या नहीं है, ये रेखाएं आपस में समांतर है या नहीं है। तो उसके लिए आप एक काम करोगे, एक तिर्यक रेखा खींच दोगे। एक कौन सी रेखा खींच दोगे? एक तिरछी रेखा आपके मन मन से कौन सी भी खींच सकते हो, कैसे भी खींच सकते हो। आप ऐसे भी खींच सकते हो, ऐसे भी खींच सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। तो आपने तिर्यक रेखा खींच दी, तो आप एक ही ओर बने दो अंतःकोण, ये कोण और ये कोण, इन दोनों कोणों को जोड़ते हो आप। अगर दोनों कोणों का योग 180 डिग्री आ जाए तो ये रेखाएं आपस में समांतर रेखाएं कहलाती है, ठीक है। चाहे जरूरी नहीं है उधर वाले, चाहे जरूरी नहीं है उधर वाले कोण, ये वाले भी हो सकते हैं भाई। इन दोनों को जोड़ लो, एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग अगर 180 डिग्री आ जाए तो ये रेखाएं आपस में समांतर रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है भाई। देखो अब आगे बढ़ते हैं, बहुत हो गया ये समांतर रेखाएं। लंब रेखाएं, आपको पता होना चाहिए लंब रेखाएं किसे कहते हैं। देखो देखिए, लंबवत परपेंडिकुलर, इस रेखा के ऊपर बिल्कुल दूसरी रेखा बिल्कुल बिल्कुल सीधी खड़ी है, ठीक है। एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा बिल्कुल सीधी खड़ी है, तो ये आपस में लंब रेखाएं कहलाती हैं। जिसका मतलब है ये मान लेते सी डी है, इसका नाम दे देते हैं ए बी। तो आपको पता है लंब रेखाएं किसे कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। इधर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है और इधर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो मतलब लंब रेखाएं किसे कहेंगे हम। देखो ये देखो आस पड़ोसी कोण है, देखो ये कोण आसन कोण समझते हो बेटा। मुझे एक बात बताओ, आसन कोण किसे कहते हैं। देखो इस कोण का आसन कोण कौन सा होगा यार, आसपास पड़ोसी देखो, इस कोण का ये भी आसन कोण हो सकता है और ये भी आसन कोण हो सकता है। क्या वो कोण थोड़ी होगा, वो तो दूर का रिश्तेदार हो गया, ठीक है। आसन कोण किसे कहते हैं पहले तो आप देखो, देखो देखिए, अरे पड़ोसी, आसन का मतलब हो गया आसपास वाले, आसन आसपास वाले। जब मान लेते हैं आपके पड़ोसी है, आसपास में पड़ोसी रहते हैं, और पड़ोसी की और आपकी दीवार तो एक ही रहेगी ना। देखो इस कोण की दीवार और इस कोण की दीवार देखो ये सेम ही है, तो इसलिए आसन कोण कहलाएगा। आप इसको भी देख सकते हो, इस कोण की ये दीवार और इस कोण की ये दीवार दोनों में क्या है, कॉमन है। आगे पास में एक ही दीवार से दोनों पड़ोसी काम चला रहे हैं, ठीक है। तो ये आसन कोण है, तो इसकी परिभाषा कैसे देंगे बेटा ये। हाँ देखो देखिए, इसमें लिख दे हम, हाँ दो रेखा ही तो है। देखो यदि यदि एक सरल रेखा, एक सरल रेखा ए बी तथा सरल रेखा दूसरी सरल रेखा सी डी, एक तो सरल रेखा आपके सामने ए बी है, दूसरी सरल रेखा आपके सामने सी डी है, आपस आपस में मिलने पर बने दोनों आसन कोण, आसन कोण का माप यदि 90 डिग्री हो, यदि 90 डिग्री हो तो
वे रेखाएं हो तो वे रेखाएं लंब रेखाएं कहलाती है, लंब रेखाएं कहलाती है। जैसे देखो, मैं आपके सामने एक रेखा ये खींच रहा हूँ, दूसरी रेखा में ये खींच रहा हूँ, क्या ये लंब रेखाएं है क्या? नहीं है, क्योंकि बेटा इसका ये कोण मान लेते 60 है, ये कोण मान लेते 120 है, टोटल तो 180 होगा ना अर्धवर्त पर, अरे सरल रेखा पर बना कोण 180 तो होगा, इसलिए। तो बेटा ये लंब रेखा क्यों नहीं है, ये एक दूसरे के लंब रेखा क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा ये दोनों आसन कोण आ रहे थे, ये देखो ये आस पड़ोसी है, देखो दोनों में एक ही दीवार कॉमन आ रही है, ये आसन कोण है, ठीक है भाई। हाँ, तो इनके जो आसन कोण है ये 90 डिग्री के नहीं है, दोनों आसन कोण अगर 90-90 के हो जाए तो इसका मतलब ये लंब रेखाएं कहलाती हैं। अब देखो, देखिए इसमें कौन से बिंदु आए, देखो बिंदुओं को भी परिभाषित करना पड़ेगा। इसमें आपने देखो दो शब्द सुने होंगे, एक तो आपने आसन कोण सुना होगा, देखो ये आसन, एक कोण सुना होगा आपने, कोण किसे कहते हैं? देखो ये भी एक रेखाखंड है और ये भी एक रेखाखंड है, तो ये कोण ही तो बनता है। तो पहले तो आता है कोण, कोण भाई इसने बोला है ना, इसके पदों को भी क्या करो आप, परिभाषित करो। देखो कहाँ था, ये इसने बोला है, क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद भी है जिनको हम परिभाषित कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं भाई। देखो कैसे, देखो आप लोग, इसमें एक पद ही आया था कोण, कोण किसे कहते हैं? दोनों रेखाखंडों की, दोनों रेखाखंडों के बीच के झुकाव को, बीच के झुकाव को, दो रेखाखंडों के बीच के झुकाव को हम क्या बोलेंगे? कोण कहेंगे। दूसरा आया था बेटा इसमें आसन कोण, भाई आसन कोण आया था ना आसपास वाले, तो इस आसन कोण को कैसे परिभाषित करेंगे बेटा? आसन कोण किसे कहते हैं? आसन कोण देखो बेटा किसे कहते हैं, अरे पड़ोसी किसे कहेंगे? जिनकी दीवार, दोनों की दीवार क्या हो, एक हो, ठीक है। तो ऐसे इसको बोलेंगे आसन कोण, दोनों कोणों में यदि एक भुजा, यदि एक भुजा उभनिष्ठ हो, यदि दोनों कोणों में एक भुजा उभनिष्ठ हो तो दोनों कोण, तो दोनों कोण आसन कोण कहलाते हैं। कौन से कोण? आसन कोण कहलाते हैं, ठीक है भाई। तो इसमें दो मुख्य बिंदु आए थे, एक तो कोण आया था, एक तो रेखाखंड को भी परिभाषित कर सकते हो भाई, रेखा आई थी ना, दो रेखाएं, लंब रेखाएं, इसका मतलब सरल सरल रेखा, इसको भी परिभाषित कर सकते हो, जाहिर सी बात है। तो इसके सामने आपके तीन मुख्य बिंदु आ गए, एक तो सरल रेखा, एक आसन कोण और एक कोण, ठीक है भाई। तीन बिंदु है जिसको आप परिभाषित कर सकते हो, दो इंपॉर्टेंट थे तो मैंने परिभाषित कर दिया, ठीक है भाई। अब देखो, देखिए रेखाखंड, देखो रेखाखंड तो आ ही गया वैसे भी, इसको मैं रब करना पड़ेगा भाई, नोट कर लो आप। देखो देखिए, रेखाखंड किसे कहते हैं? आपको पता है, लाइन सेगमेंट है ये रेखाखंड। आपको पता है ये एक रेखा जा रही है, ये एक रेखा जा रही है, तो इसका मैं एक छोटा सी टुकड़ा ले लेता हूँ, छोटा सी टुकड़ा ले लेता हूँ, जैसे मान लेते हैं, देखो ये रेखाखंड कहलाएगा भाई। रेखाखंड किसे कहते हैं? दूसरी बात आप ऐसे भी बोल सकते हो, दो बिंदु है, यहाँ पे दो बिंदु है, तो ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी रेखाखंड कहलाती है, ठीक है भाई। तो रेखाखंड किसे कहेंगे? दो बिंदुओं की बीच की दूरी, दो बिंदुओं की, दो बिंदुओं की बीच की दूरी, बीच की दूरी रेखाखंड कहलाती है, दो बिंदुओं की बीच की दूरी रेखाखंड कहलाती है। अब इसमें कौन सा पद आया बेटा? एक रेखा ही, रेखा ही तो आई है ना। रेखा किसे कहते हैं आपको पता होना चाहिए।
हाँ, समतल पृष्ठ पर स्थित दो बिंदुओं से गुजरने वाली आकृति, ठीक है, रेखा कहलाती है। या फिर आप बोल सकते हो बहुत सारे बिंदुओं का बिंदु पथ। देखो मैंने आपको रेखा की परिभाषा समझाई थी। देखो रेखा रेखा किसे कहते हैं, जब बहुत सारे बिंदु एक सीध में हो, तो बहुत सारे बिंदु एक सीध में हो जाते हैं और एक बिंदु पथ का निर्माण करते हैं, तो उस बिंदु पथ को क्या कहलाते हैं, हम रेखा कहते हैं, ठीक है। देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, बहुत सारे बहुत सारे बिंदु जब एक सीध में होकर एक बिंदु पथ का निर्माण करते हैं, एक बिंदु पथ का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं, तो वह बिंदु पथ, तो वह बिंदु पथ रेखा कहलाती है, रेखा कहलाती है। आगे बात में, जैसे मान लेते हैं, मैंने आपको एक उदाहरण दिया था बेटा, मैंने आपको बताया था जब राम सेतु बन रहा था भाई, राम की पूरी सेना को लंका के अंदर जाना था अटैक करने के लिए, है ना। तो आपको पता है सामने आ जाता है समुद्र, तो समुद्र को पार करने के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे पत्थर बिछाते हैं, है ना, बहुत सारे ऐसे पत्थर बिछाते हैं। जब बहुत सारे पत्थरों को बिल्कुल सीध में जमाया दिया जाए, तो एक, आपको पता है, बिल्कुल सीध में जमा दिया उनको, तो आपको पता है एक राम सेतु बना है, ठीक है, राम सेतु बना है। तो वो राम सेतु ही क्या है, एक तरह से रेखा ही तो है, ठीक है, ऐसे ही तो बना है वो, तो इसी हिसाब से ये रेखा होगी। चलिए भाई आगे देखो, वर्त की त्रिज्या, वर्त की त्रिज्या, पहले तो देखो वर्त की त्रिज्या किसे कहते हैं, पहले तो आप मुझे एक बात बताओ, वर्त किसे कहते हैं। वर्त आपको पता होना चाहिए, जैसे मान लेते हैं मैं एक मुख्य बिंदु ले लेता हूँ, इस बिंदु से समान दूरी पर स्थित, समान दूरी पर स्थित से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय, ये समान दूरी पर स्थित है, वो पता है सूरज के चारों ओर सारे ग्रह आ जाते हैं, तो वो क्या है, समान दूरी पर, अगर समान दूरी पे होते वो, तो वो एक वृत्त का निर्माण करते भाई, किसका निर्माण करते भाई, एक वृत्त का निर्माण करते हैं, ठीक है भाई। तो इस बिंदु से ये सारे बिंदु क्या है, समान दूरी पे स्थित है, ठीक है। तो वृत्त किसे कहते हैं, देखो एक मुख्य एक मुख्य बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय, समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय, समान दूरी पर स्थित बिंदु का समुच्चय वर्त कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, वर्त कहलाता है, ठीक है। हाँ, वर्त किसे कहते हैं आपको पता होना चाहिए, जो भी आकृति होती है ना बेटा, जैसे आप देख रहे हो चतुर्भुज है, त्रिभुज है, जो भी आकृति होती है बेटा, ये बिंदुओं से, ये रेखाखंड ही तो है, और आपको पता है रेखाखंड किससे मिलकर बना होता है, बिंदुओं से ही तो मिलकर बना होता है। हाँ, ऐसे तो ये आयत बना होगा, ऐसे तो वर्ग बना होगा, जो भी आकृति होती है ना बेटा, ये ऐसे बारीक बारीक बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। आगे बात सुन में, तो ये ऐसी बात है ये। हाँ, तो अब देखो, देखिए, अगर एक मुख्य बिंदु है, ये मेन पॉइंट है, इससे समान दूरी पर जो स्थित है, इससे समान दूरी पे, मतलब ये भी दूरी समान है, ये भी दूरी समान है, ये भी 5 सेमी है, और ये भी 5 सेमी है, ये भी 5 सेमी है, और ये भी 5 सेमी, मतलब ये समान दूरी पर स्थित है। तो ये समान दूरी पर जो स्थित बिंदुओं को अगर हम उनका एक समुच्चय बना ले, तो एक क्या बन जाता है बेटा, एक वर्त बन जाता है। और मैं कब से चिल्ला रहा हूँ, समान दूरी समान दूरी, और ये समान दूरी ही क्या कहलाती है, इसकी त्रिज्या कहलाती है। इसकी क्या कहलाती है बेटा, त्रिज्या कहलाती है। आपको पता है ये मुख्य बिंदु हो गया,
और इसको क्या बोलते हैं, वृत्त की परिधि। इसको क्या बोलते हैं, केंद्र, है ना, वृत्त का केंद्र। हाँ, तो देखो वृत्त की त्रिज्या किसे कहेंगे, त्रिज्या केंद्र से, केंद्र से परिधि की बीच की दूरी, बीच की दूरी, तो ये क्या कहलाएगी बेटा, त्रिज्या कहलाएगी। भाई केंद्र से वृत्त की परिधि की बीच की दूरी क्या कहलाएगी बेटा, त्रिज्या कहलाएगी। अब देखो, देखिए कर लिया आप लोगों ने। अब देखो रब करना पड़ेगा भाई मेरे को, इतना ही है, ज्यादा से ज्यादा और क्या मुख्य बिंदु आ सकता है भाई, परिधि, और क्या आ सकता है, कुछ है ही नहीं, बेस के अंदर आ गया, ठीक है। तो वर्त की त्रिज्या को परिभाषित कर दिया हमने, इसका एक इंपॉर्टेंट है, वर्त किसे कहते हैं, ठीक है भाई। तो ये मुख्य बिंदु मैंने बता दिया आपको, वर्त किसे कहते हैं। देखो देखिए, अब वर्ग की बात करते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक वर्ग बना रहा हूँ बहुत प्यारा। हम्म, एक वर्ग है, वर्ग दिखाई दे, वर्ग किसे कहेंगे हम, हाँ देखो देखिए, वर्ग किसे कहते हैं? बात तो ये, हाँ तो देखिए तीसरी बात देखो आप, तीसरी बात देखो, चतुर्भुज वह है, चतुर्भुज इसकी चारों भुजाओं का माप बराबर हो। आपको पता है वर्ग किसे कहते हैं, जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर माप की हो, ये ये और ये और ये, तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, वर्ग कहेंगे। दूसरी बात क्या होती है, जिसके चारों कोण कितने डिग्री के होते हैं बेटा, 90 डिग्री के, चारों कोण कितने डिग्री के होते हैं बेटा, 90 डिग्री का, इसका जिसके कोण डिग्री के हो, ठीक है, वर्ग कहलाता है। दूसरी बात है बेटा, हाँ दो बातें तो हैं जो आप बचपन से जान रहे हो। हाँ, तीसरी बात देखो आप, आपको पता है जो विकर्ण होते हैं, जो इसको नाम दे देते हैं ए, इसको बी, और इसको सी, और इसको डी, जो ए बी और ये जो ए सी और जो बी डी विकर्ण है, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। दोनों विकर्ण, दोनों विकर्ण बराबर माप के हो। भाई जिसके दोनों विकर्ण बराबर माप के हो, भाई ये भी विकर्ण अगर 10 सेमी का तो ये भी 10 सेमी का है। दूसरी बात है, ये विकर्ण है ना, एक दूसरे को समधी विभाजित करते हैं बराबर भागों में। ये विकर्ण जा रहा है ना बेटा, ये विकर्ण, तो इस विकर्ण को जैसे मान लेते हैं ये पूरा विकर्ण 10 है, तो इसको बराबर भागों में काट देगा, मतलब 5-5 हो जाएगा। अब एक काम करेंगे, ये भी विकर्ण है, भाई ये भी विकर्ण है, तो इस विकर्ण को, इसको भी दो बराबर भागों में काट देगा, तो आपको पता है ये भी 10 होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, 5-5 होंगे। तो इसका मतलब ये आपने देखा है विकर्ण की चारों पार्ट है, ये पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट, और ये पार्ट क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं दोनों विकर्ण, दोनों विकर्ण एक दूसरे को, चलो एक और पॉइंट लिख लेते हैं बेटा, ये एक दूसरे के ऊपर लंबवत भी होते हैं, ये विकर्ण एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं बेटा, लंबवत होते हैं। तो दोनों विकर्ण एक दूसरे को लंब, लंब का मतलब लंबवत, समद्वि विभाजित मतलब समान भागों में बांटते हैं। दोनों विकर्ण एक दूसरे के लंब समद्वि विभाजित होते हैं। आगे होगी बात समझ में, इतनी बात खूब है, आगे बढ़ते हैं। वैसे तो बातें और भी है। हाँ देखो, देखिए अब इसने क्या बोला है, प्रश्न को पढ़ो, नीचे दी हुई दो अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। यदि दो बिंदु, यदि दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर, आपके सामने दो बिंदु है, देखो पहला करते हैं, आपके सामने दो बिंदु है बेटा, दो भिन्न बिंदु है, जैसे मान लेते हैं ये हो गया ए और ये हो गया बेटा बी, ए और
बी। तो दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है, ए और बी के बीच स्थित होता है। तो इसका मतलब इसने बोला है एक तीसरा बिंदु सी, इसका मतलब ये बोल रहा है इसके बीच में स्थित है ये जो ए बी बिंदु है। देखो दो भिन्न बिंदु है ए और बी, दिए रहने पर दो भिन्न बिंदु दे रखे हैं, तो एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच में स्थित है, इन दोनों के बीच में स्थित है। इसका मतलब ये मध्य बिंदु हुआ। ये कौन सा बिंदु हुआ? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु किसे कहते हैं बेटा? आपको पता है ये दूरी और ये दूरी आपस में क्या होगी बेटा? बराबर होगी। मध्य बिंदु है तो इसका मतलब जो ए सी है वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा? सी बी की। बात इतनी सीख है। अब दूसरा, यहां कम से कम ए से तीन बिंदु विद्यमान है। बेटा देखो देखिए ये आपको पता है अगर कंडीशन है तो इसका मतलब ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पे स्थित है। देखो ये तीनों एक ही रेखा पे स्थित होंगे। भाई अगर ये इसके बीच में बैठा है, दोनों बिंदुओं के बीच में बैठा है, तो इसका मतलब ये एक ही रेखा पे स्थित होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है जो ए सी बी एक सरल रेखा होगी, एक सरल रेखा होगी। भाई होगी ना? हाँ दूसरा देखो इसका, यहाँ कम से कम ऐसे तीन बिंदु विद्यमान हैं जो वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। देखो पे तीन बिंदु ऐसे हैं जो एक रेखा पे स्थित नहीं है। जैसे मान लेते हैं ये तीन बिंदु, ये मान लेते हैं ये तीनों बिंदु है, ये तीनों बिंदु एक रेखा पे स्थित नहीं है। ये तो इस रेखा पे स्थित है, देख लो ये इस रेखा पे स्थित है, या फिर आप देख सकते हो ये इस रेखा पे स्थित है। मतलब तो अलग अलग रेखा पे स्थित है। आगे बात में तो ये इसका डायग्राम बन गया। ठीक है। हाँ, क्या इन अभिधारणों में से कोई अपरिभाषित शब्द है? क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं? क्या ये यूक्लिड की अभिधारणों से प्राप्त होती हैं? स्पष्ट कीजिए। देखो देखिए, अब इसको एक बार के लिए नोट कर लिया जाए, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए ले गया? अरे इतना ही काफी है, फालतू ऐसे बकवास है तो सवाल। ठीक है, सवाल देखो आप लोग, ये है इंपॉर्टेंट सवाल। देखो देखिए, इसने बोला है यदि दो बिंदु ए और बी के बीच एक बिंदु सी स्थित है। देखो मतलब दो बिंदु आपके सामने, एक तो हो गया ए और एक बिंदु हो गया बेटा बी। इस बीच में कौन सा बिंदु स्थित है बेटा? सी। मतलब ये सी मध्य बिंदु हुआ। कौन सा हुआ? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु किसे कहते हैं? जो समान दूरी पे हो। यहाँ से भी ये समान दूरी पे होगा, तो यहाँ से भी ये समान दूरी पे ही होगा। तो इसमें बीच में एक सी बिंदु आ गया आपके सामने। ठीक है, तो देखो आपको ये सिद्ध करना है, आपको देर का है मतलब बीच एक स्थित, इसने साफ साफ बोला है ए सी और बी सी बराबर है। ए सी और बी सी क्या है? बराबर है। देखो ये दूरी और ये दूरी बराबर है, इसलिए ये मध्य बिंदु है। आपको दे रखा है बेटा जो ए सी है वो किसके बराबर है? बी सी के बराबर दे रखा है। तो आपको ये सिद्ध करना है जो ए सी है वो एक बटा ए बी के बराबर है, ये आपको सिद्ध करना है। देखो देखिए ये तो सबसे आसान है। अब मुझे एक बात बताओ, पूरी ए बी रेखा है, ए बी रेखा है, ए बी को आप क्या लिख सकते हो? भाई आपके सामने पूरी ए बी रेखा है, चलो इसको ऐसे लिखते हैं, पूरी ए बी रेखा है। भाई ए बी चाहिए ना, तो ए बी को उधर रखते हैं। पूरी ए बी रेखा है, ए बी है ना, पूरी ए से लेके बी तक। इस पूरी ए बी रेखा को आप क्या लिख सकते हो? आप ऐसे लिख सकते हो बेटा, ए सी प्लस बी सी लिख सकते हो ना भाई। इसे पूरी ए बी रेखा को आप ए सी प्लस बी सी लिख सकते हो। ऐसी बात है, मान लेते पूरी ए बी रेखा 10 है, 10 को कैसे लिख सकते हो? 5 प्लस 5। भाई ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, जाहिर सी बात है। तो ऐसे। हाँ, अब देखो आपको क्या सिद्ध करना है, ए सी चाहिए और ए बी चाहिए। आपको तो ए सी चाहिए, भाई चाहिए नहीं चाहिए?
ए सी चाहिए और ए बी चाहिए। अब बी सी का क्या करें? अब आपको पता है बी सी की जगह आप क्या लिख सकते हो? ए सी लिख सकते हो। तो इसकी जगह आप बी सी की जगह आपने ए सी लिख दिया बराबर ए बी। तो ये 2 AC हो गया बेटा बराबर ए बी। अब आपको पता होना चाहिए 2 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ पे जाएगा बेटा? भाग में। तो ये हो जाएगा बेटा 1/2 ए बी। एक कहाँ से आया बेटा? इसके गुणे में कुछ नहीं है तो एक तो लिख ही सकते हैं ना हम ऐसे। ठीक है, इसको नोट कर लिया जाए, आसानी सवाल था। चलिए आगे। 40 मिनट की चल रही क्या? सी रेखाखंड ए बी का एक मध्य बिंदु है। साफ साफ बोला है इसने, चिल्ला चिल्ला के बोला है। जो सी रेखाखंड है, तो सी है, जो सी है रेखाखंड ए बी। रेखाखंड ए बी बनाओ पहले तो आप। ये हो गया बेटा रेखाखंड ए बी है। जो सी है ना, सी जो इसका क्या है? मध्य बिंदु है। सी मध्य बिंदु है, इसका मतलब ये दूरी और ये दूरी क्या होगी बेटा? बराबर होगी। मध्य बिंदु है तो इसका मतलब ए सी किसके बराबर हो जाएगा बेटा? बी सी के बराबर हो जाएगा। तो सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। भाई एक रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, आपको ये सिद्ध करना है। देखो देखिए बेटा, अब एक बात बताओ, हम इसको विरोधाभास विधि से करेंगे। थोड़ा इसको छोटा बना लेते हैं। देखो, तो एक रेखा एक मध्य बिंदु। देखो देखिए बेटा, ये कहने का मतलब ये पूछना चाह रहा है आपसे, भाई एक रेखाखंड का मध्य बिंदु एक ही होता है या एक से ज्यादा होता है? आपको ये सिद्ध करना है एक रेखाखंड का केवल मध्य बिंदु एक ही होता है, दूसरा कोई नहीं होता है। दो बिंदु तो हो ही नहीं सकते किसी रेखाखंड के। तो इसका मतलब आपको ये दे रखा है, ये सी तो मध्य बिंदु है। भाई सी क्या है? मध्य बिंदु। ये तो आपको दिया है मध्य बिंदु है। अब बेटा मध्य बिंदु है तो जाहिर सी बात है ये दूरी और ये दूरी क्या होगी? आपस में बराबर होगी। तो इसका मतलब जो ए सी है वो किसके बराबर हो जाएगा? बी सी के। अरे हो जाएगा भाई, ए सी किसके बराबर हो जाएगा? बी सी के। अब मुझे एक बात बताओ, पूरी ए बी को क्या लिख सकते हो आप? ए बी को लिख सकते हो ए सी प्लस, पूरी ए बी को क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो ना ए सी प्लस बी सी। बी सी, अब आपको पता है ए सी बी सी के बराबर है, चाहे आप बी सी की जगह रख दो चाहे इसकी जगह रख दो। चलो हम ऐसे लिख लेते हैं। अब इसी की जगह आप ए सी लिख सकते हो क्योंकि ये दोनों बराबर ही तो हैं। भाई ये दोनों क्या है? आपस में बराबर ही तो है। तो मैंने बी सी की जगह, बी सी की जगह मैंने ए सी रख दिया, लिख सकता हूँ ना? तो ये हो गया बेटा ए बी बराबर 2AC। ये होगी बेटा समीकरण 1। देखो देखिए, तो इसने दिया है ना जिसका पालन किया है। अब आपको ये सिद्ध करना है कि एक रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। हाँ, तो हमने मान लिया, देखो एक मध्य बिंदु तो दे रखा है, हमने मान लिया एक और, हमारी तरफ से मान लिया एक और मध्य बिंदु होता है, हमने फेंक दिया उठा के, एक और मध्य बिंदु होता है। तो हमने मान लिया जो ए बी रेखाखंड है, जो ए बी रेखाखंड है इसका मध्य बिंदु हमने डी और मान लिया। मान लेते डी है, इसका डी भी हो सकता है। भाई इसने तो बोला है सी होगा। हाँ, तो हमने एक विरोधाभास विधि से हमने एक और बिंदु मान लिया डी है। क्या है बेटा? विरोधाभास विधि से। विरोधाभास विधि से, विरोधाभास विधि से हमने एक मान लिया, माना माना रेखाखंड ए बी का डी, इसको तो इग्नोर कर दिया भाई, तेरा तो मध्य बिंदु हो ही नहीं सकता। ये है ना जो हमने माना वो मध्य बिंदु होगा। ए बी का डी मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु। अब जब कोई मध्य बिंदु होता है तो ये दूरी और ये दूरी क्या होगी? बराबर। जाहिर सी बात है ए डी है वो किसके बराबर हो जाएगा? डी बी के। वही बात है, पूरी ए बी को क्या लिखेंगे हम? ए बी को लिखेंगे बेटा ए डी। पूरी ए बी को क्या लिखेंगे हम? ए डी प्लस बी डी। ए डी प्लस, है ना, डी बी बोल दो या बी डी बोल दो। आपको पता है इस डी बी की जगह आप ए डी लिख सकते हो। ये हो गया बेटा ए डी प्लस ए डी।
अब मुझे एक बात बताओ, ए बी बराबर 2 AD हो गया, ये होगी समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को देखो आप, ये ए बी और ए बी बराबर है, बराबर के इधर वाला LHS साइड बराबर है। देखो LHS साइड बराबर है तो इसका मतलब RHS भी बराबर होगी। तो इसका मतलब बेटा समीकरण समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से आपके सामने 2AC है, वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 2AD के। इसका मतलब ये और ये कट गया, तो AC किसके बराबर आया बेटा, AD। इसका मतलब जो AC और AD है ये दूरी बराबर आई है। मतलब समझते हो आप, अरे इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब ये हुआ है, जैसे मान लेते हैं आपके सामने ये है, ये जो AB रेखाखंड है, मान लेते बेटा AC भी 5 है तो ये भी 5 ही तो आएगा भाई, 5 की AC तो 5 है तो ये भी कितना आएगा, 5 ही आएगा। इसका मतलब है मान लेते एक बिंदु है AC, मान लेते ये बिंदु आया C, C आपको पता है AC और BD भी क्या है, बराबर, दोनों बिंदु क्या है, बराबर ही तो है। इसका मतलब जो BD बिंदु आएगा तो ये भी इसके ऊपर ही तो आएगा, जो D बिंदु है ये भी क्या आएगा, इसके ऊपर ही तो आएगा, तभी तो ये दोनों बराबर होंगे। हमने सिद्ध किया है AC और BD क्या है बेटा, बराबर है। हमने ये सिद्ध किया है जो AC और BD है ये आपस में क्या है बेटा, बराबर है। इसका मतलब बराबर का मतलब समझ गए, बराबर का मतलब ये इनकी बीच की दूरी AC और BD, AD AC और जो AD है ये दोनों क्या है, बराबर है। ये बराबर कब हो सकते हैं, हमने इसको बराबर सिद्ध किया है। ये कब हो सकते हैं, जब ये बिंदु D बिंदु भी इस AC के इस C के ऊपर हो। भाई ए तो के ऊपर ही रहेगा, लेकिन ये जो D बिंदु है ये भी किसके ऊपर हो, C के ऊपर हो। ठीक है भाई, तो इसका मतलब ये D, जब बिंदु D इस C के ऊपर ही आएगा तभी तो ये दोनों बराबर हो पाएंगे ना भाई। ये D बिंदु कहीं और नहीं जाएगा यहाँ पे, ये मतलब AC और ये AD दूरी बराबर की है हमने। ठीक है भाई, तो इसका मतलब है बेटा ये D बिंदु कहाँ पे आएगा, ये इस C के ऊपर ही तो आएगा, तभी तो देखो ये D बिंदु हमारा इस C के ऊपर ही तो आएगा, तभी तो ये AC और AD ये बराबर आएगा। इसका मतलब है, मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, इसका मतलब है, इसको छोटा कर लेते हैं, इसका मतलब आया आपके सामने, देखो चल भाई, इसका मतलब आया बेटा, अतः बिंदु बिंदु C व D संपाती बिंदु है, चल एक दूसरे के संपाती बिंदु है। तो हमने ये जताने की कोशिश की है बेटा पहले, भाई इस रेखाखंड का जो AB रेखाखंड था इसका मध्य बिंदु C हो सकता है। तो हमने एक और कोशिश की, क्या पता D भी हो जाए, तो हमने D को मध्य बिंदु माना, लेकिन ये D बेचारा इस C के ऊपर ही आया, तो इसका मतलब ये दोनों बिंदु एक ही तो हुए। ठीक है, तो इसका मतलब अतः बिंदु C व D इस क्या है, संपाती है। अगर कोई तीसरा बिंदु आप E भी ले सकते हो, तीसरा बिंदु आप E भी लोगे, चाहे आप ले लो चाहे G ले लो, चौथा बिंदु ले लो आप, चाहे जितने भी बिंदु लोगे वो एक दूसरे के ऊपर ही तो आएंगे, इसका मतलब वो एक ही तो बिंदु होंगे। तो इसका मतलब रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु होगा। ठीक है, अतः अतः रेखाखंड का केवल केवल रेखाखंड का केवल एक मध्य बिंदु होता है। ठीक, हाँ इसका मतलब इस बिंदु को चाहे आप C नाम दो, चाहे D दो, चाहे E दो, चाहे कुछ भी दो, ठीक है, चाहे 10 नाम दो, लेकिन वो बिंदु तो एक ही रहेगा। ठीक है भाई, तो ये है इसकी कहानी, उतार लिया जाए बेस, और तो कुछ नहीं, ये तो इसने दिया था और ये हमने मान लिया, क्या पता दूसरा भी हो। तो हमने जो दूसरा माना था D बिंदु वो C के ऊपर ही आ गया, इसका मतलब ये एक दूसरे के ऊपर ही आ गए, तो इसका मतलब C और D बात तो एक ही है, इसलिए इसका मतलब कोई दूसरा नहीं हो सकता। देखो अगला सवाल, हाँ
इसने दिया है जो ए सी है वो बी डी के बराबर है। डायग्राम तो बनाना ही भूल गए भाई, डायग्राम देखना पड़ेगा भाई। डायग्राम कहाँ चले गया? चलो देखो मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। डायग्राम है इसका, बिना डायग्राम के तो हो नहीं पाएगा। चलो देखो, देखिए आपके सामने एक रेखाखंड दे रखा है बेटा, थोड़ा रेखाखंड सीधा बना दी। एक रेखाखंड दे रखा है बेटा, एक तो बिंदु ए है, एक बिंदु बी है, एक बिंदु सी है, और एक बिंदु क्या है बेटा, डी है। और इसने दिया है जो ए सी है, मतलब ये दूरी और जो बी डी के बराबर है ये दूरी, ये आपस में क्या है बेटा, बराबर है। ये दिया ना, इसने ये दिया बेटा, तो ए सी है और जो ये बी डी है ये आपस में क्या है बेटा, बराबर है। तो आपको सिद्ध करना है ए बी सी डी के बराबर है। जो ए बी है, आपको ये सिद्ध करना है बेटा, जो ए बी है वो किसके बराबर है, सी डी के बराबर है। अब मुझे एक थोड़ा गौर करके देखो, इन दोनों लाइनों को देखें। अगर इसमें से ये पार्ट निकाल दूं मैं, इतना सीख, दोनों लाइनों में से, दोनों लाइनों में से ये पार्ट निकाल दूं मैं, तो बताओ ये ए बी बच जाएगा और ये क्या बच जाएगा, सी डी बच जाएगा। कोई आपत्ति है क्या? देखो कैसे निकालेंगे हम। देखो सबसे आसान सवाल है, इसको चिल्लाने की जरूरत ही नहीं है। पहले तो देखो आपके सामने ही दे रखा है, जो दिया है इसका उपयोग करेंगे। ए सी किसके बराबर है बेटा, बी डी की। मुझे एक बात बताओ, इस ए सी को आप क्या लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो आप, ऐसा लिख सकते हो बेटा ए बी प्लस, सकते हो ना, पूरी ए सी को तोड़ तोड़ सकते हो ना इसको, तो इसको आप लिख सकते हो बेटा ए बी प्लस बी सी बराबर, बी डी को क्या लिख सकते हो, जो ये बी डी आ रही है आपके सामने, ये बी डी, ये बी डी है ना, ये तो है बी डी। इसको तोड़ के आप ये नहीं लिख सकते क्या, बी सी प्लस सी डी, लिख सकते हो आप, जाहिर सी बात है। तो इसको मैंने लिख दिया बी सी प्लस सी डी। अब देखो बेटा, इधर भी बी सी है और इधर भी बी सी है, तो ये कट गया, तो आपके सामने आया बेटा ए बी बराबर सी डी। ए बी किसके बराबर आया, सी डी की। और ये आपको सिद्ध करना था, सबसे आसान सवाल है भाई, ठीक है। ले आगे सवाल है, देखो देखिए, ये आसान भी है, कुछ ज़्यादा बड़ी बात तो है नहीं, कोई सवाल में दम नहीं है। यूक्लिड की आगे पे अभिगर्ती की सूची में दिया हुआ है कि अभिगर्ती 5 एक सर्वव्यापी सत्य है। देखो बेटा, इसने बोला है अभिगर्ती 5, पढ़ते हैं पहले तो, ये सर्वव्यापी सत्य क्यों है। देखो अभिगर्ती 5 पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, ये है ना। देखो अभिगर्ती 5 ये पूर्ण सत्य क्यों है, ये पूछना चाह रहा है। भाग से बड़ा होता है, पूर्ण का मतलब समझते हो बेटा, ये एक पूरी संख्या है। जैसे मान लेते हैं ये मेरे पास एक पत्थर था, एक पत्थर था, अब मैंने इसके टुकड़े कर दिए, इस पत्थर के मैंने क्या कर दिए बेटा, टुकड़े कर दिए ऐसे, है ना, चौकोर टाइप में, चौकोर टाइप में टुकड़े कर दिए। तो जो इसका मतलब ये जो पूरा पत्थर था, तो इनके टुकड़े से तो बड़ा ही रहेगा ये। अरे भाई जिंदगी में, अरे दुनिया में कौन सी भी चीज है वो अपने पूर्ण, जो पूर्ण भाग है, जो पूर्ण है वो अपने भाग से बड़ाई तो रहेगा, जाहिर सी बात है। अरे बाप हमेशा बेटे से बड़ाई तो रहता है, ऐसे समझो ना आप लोग, ठीक है। जैसे मान लेते हैं आपके सामने एक पर्वत है, उन पत्थरों से, उन छोटे छोटे पत्थरों से तो बड़ाई तो रहेगा, आगे बात में। अब पर्वत है, उसके पत्थरों को बिखेर दिया जाए, लेकिन जो पहले जो पर्वत था उन छोटे छोटे पत्थरों से तो बड़ा ही रहेगा ना, जाहिर सी बात है। आपके सामने एक केक है, आपके सामने ये केक है, इसका मैंने एक हिस्सा काट लिया, जो ये हिस्सा, जो ये हिस्सा आपने काटा है इसे, आपने ये जो हिस्सा काटा है, इस हिस्से से तो ये पूरा केक बड़ा ही तो रहेगा, जाहिर सी बात है, काटने से पहले। इसका मतलब ये है बेटा, जो पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, भाग का मतलब हो गया टुकड़े, हिस्से, ठीक है भाई। तो ये बोला था ये सर्वव्यापी सत्य क्यों है, भाई ये सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। देखो कहाँ मर गया है ये सवाल, ये हाँ,
दिया हुआ है अभिव्यक्ति 5 एक सर्वव्यापी सत्य है। हाँ, क्योंकि पूर्ण पूर्ण अपने भाग से भाग भाग या टुकड़े से, क्योंकि जो पूर्ण है अपने भाग या टुकड़े से हमेशा क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। इसमें कुछ कारण तो है नहीं, ठीक है भाई, यह होता है तो होता है, ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। चलो बेटा, आज के लिए इतना ही काफ़ी। और आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है बेटा, इसके बाद में हम उदाहरण जरूर करेंगे, इंपॉर्टेंट उदाहरण है, ठीक है भाई। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास, टेक केयर, सी यू, बाय। और लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते जाना है, ठीक है।